नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी नदी की जो सिर्फ बहती नहीं बल्कि एक पूरे राज्य को सांस देती है, उसकी पहचान बनाती है। आज हम ब्रह्मपुत्र की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे असम की जीवन रेखा कहा जाता है। सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस नदी की पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब ये असम को जिंदगी तो देती है, उसकी संस्कृति को सींचती है, लेकिन हर साल एक बड़े संघर्ष की वजह भी बनती है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि भाई ब्रह्मपुत्र को असम की आत्मा कहते क्यों है? जवाब सीधा सा है, क्योंकि इस राज्य की लगभग हर कहानी इसी नदी के किनारे से शुरू होती है। लेकिन एक मिनट, असम पहुंचने से पहले ना ये नदी एक बहुत लंबा, एक महाकाव्य जैसा सफर तय करती है। तो चलिए पहले इसके सफर को देखते हैं, तिब्बत से लेकर समंदर तक। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? एक ही नदी, लेकिन नाम कितने सारे। जब ये तिब्बत में होती है तो इसका नाम होता है यारलुंग चेंगपो। फिर जैसे ही अरुणाचल में आती है ये दिहांग बन जाती है। असम में आकर, हाँ, असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बांग्लादेश पहुंचते पहुंचते ये जमुना बन जाती है। और फिर इसका ये शानदार सफर खत्म होता है बंगाल की खाड़ी में, जहां ये गंगा से मिल जाती है। सोचिए कितना भव्य सफर है। तो चलिए अब वापस असम लौटते हैं। अब समझते हैं कि आखिर इसे वहां की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। मतलब जब मॉनसून आता है ना, तो इसका रूप इतना विशाल हो जाता है कि लगता ही नहीं कि ये नदी है, ऐसा लगता है मानो कोई बहता हुआ समंदर हो। यहाँ एक और बड़ी अनोखी बात है, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियों के नाम देखें तो गंगा, यमुना, गोदावरी सब स्त्रीलिंग हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र ये एक पुरुषवाचक नाम है। शायद ये नाम ही इसकी जबरदस्त शक्ति और रौद्र रूप को दिखाता है। ये नदी इतनी विशाल है, अंदाजा लगाइए, इसने अपने बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बना दिया है, माजुली। तो मतलब साफ है, ये नदी सिर्फ मिटाती नहीं, ये बनाती भी है। अच्छा, तो ये असम की इकोनॉमी को कैसे चलाती है? देखिए, जो उपजाऊ मिट्टी ये अपने साथ लाती है ना, उसी से चाय, धान और जूट की जबरदस्त फसलें होती हैं। लाखों मछुआरों की रोजी रोटी इसी से चलती है। ये पानी का एक बड़ा रास्ता है, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्रूशियल है। और गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ जैसे बड़े शहर, वो भी तो इसी के सहारे खड़े हैं। सचमुच ये एक इकोनॉमिक इंजन है। पर बात सिर्फ पैसों या अर्थव्यवस्था की नहीं है। ब्रह्मपुत्र तो असम की संस्कृति की, उसकी रूह की तरह है। सोचिए, बिहू का त्योहार, उसकी सारी रौनक इसी नदी के किनारे है। जो पारंपरिक बोट रेस होती हैं, उनका रोमांच भी यही है। असम के लोकगीतों में, कहानियों में हर जगह ये नदी बहती है। वहाँ के लोग तो इसे प्यार से लोहित या लोहित भी कहते हैं। इसका मतलब होता है लाल नदी। और ये नाम ही बताता है कि ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं का एक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, इस नदी के भी दो पहलू हैं, दो चेहरे हैं। ये जितना बड़ा वरदान है ना, उतनी ही बड़ी चुनौती भी है। इसका ये दोहरा रूप जरा देखिए। एक तरफ तो ये इतने उपजाऊ मैदान बनाती है कि जीवन फलता फूलता है, और वहीं दूसरी तरफ हर साल ऐसी विनाशकारी बाढ़ आती है जो सब कुछ बहा ले जाती है। घर, फसलें, सड़कें, कुछ नहीं बचता। ये जीवन और विनाश का एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और यहीं पर प्रकृति का एक अजीब सा, एक गहरा विरोधाभास छिपा है। मतलब जो बाढ़ सब कुछ तबाह कर देती है, वही बाढ़ अपने पीछे एकदम नई, ताज़ी, उपजाऊ मिट्टी भी छोड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो हर विनाश के बाद ही नए जीवन की शुरुआत लिखी हो। तो फिर आखिर में हम ब्रह्मपुत्र को क्या कहें? ये सिर्फ एक नदी तो बिल्कुल नहीं है। ये तो अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रकृति की एक जीती जागती शक्ति है। और हाँ, इन सब बातों के अलावा इसकी बेमिसाल खूबसूरती को कैसे भूल सकते हैं? यहाँ के सनराइज और सनसेट, वो हरे भरे किनारे और उन पर चलने वाले शांत रिवर क्रूज, ये सब मिलकर ही तो इसकी पूरी पहचान बनाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि आखिर कैसे पानी का सिर्फ एक बहाव, जो भूगोल का एक हिस्सा होना चाहिए, वो किसी जगह की पूरी पहचान, उसकी आत्मा और उसका संघर्ष बन जाता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।